coordination thing, this all management thing is being done by nucleus. That is why we call it the control center of the cell, the brain of the cell, etc. Okay, all right guys? Yes, ma'am. Yes. तो Yes, हम जो स्ट्रक्चर Yes. डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो न्यूक्लियस भी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों की तरह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. फर्क ये है कि न्यूक्लियस इज एक्चुअली एट द कोर ऑफ द सेल. इट इज actually the structure which controls all the metabolic activities which are taking place in a cell. ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा पहली बार. लेकिन न्यूक्लियस के पास सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, या फिर जो न्यूक्लियस है वही बताता है कि आगे जनरेशन में क्या स्ट्रक्चर जाएंगे. ये बात प्रूव करा जे हैमरलिंग नाम के एक डैनिश साइंटिस्ट ने. ऑलराइट, ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि किसने डिस्कवर किया था और किसने ये बताया कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. राइट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो हम जब बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो जैसे हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि ऑब्वियसली जो एक सेल होता है, एक सेल के पास जनरली एक ही न्यूक्लियस होनी चाहिए. तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन कई बार सेल्स के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है. ओके, Yes. Yes, ma'am. प्रमेय, आई विल बी कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चंस इन अ व्हाइल. ओके, तो पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे. तो एज आई वाज टॉकिंग रिगार्डिंग दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थिंक इट इज समथिंग लाइक दिस कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक की जगह ज्यादा बॉस है. तो अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो क्या होगा? ये बोलेगा तू भी काम कर, ये बोलेगा ये काम कर, वो बोलेगा वो काम कर. तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन. यस, Yes. यस. सो न्यूक्लियस जनरली एक ही होता है, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है. However, there are conditions which have been found in different organisms in which more than one nucleus is present in an organism, in a cell, in a single cell. तो जब हम इसकी बात करते हैं कि more than one of this is found, तो अगर हम ये बात करते हैं एक प्लांट सेल में, then we call it a cenocytic mass. अगर एक प्रोटोप्लाज्म है, जैसे मैंने आपको याद होगा एक वोचेरिया नाम का एक एल्गे का एग्जाम्पल बताया था. डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. तो वोचेरिया नाम का ये जो एल्गे है, इसके अंदर अगर ये ब्लैक कलर के डॉट से मैं न्यूक्लियस दिखा रही हूँ आपको, तो इसके प्रोटोप्लाज्म में एक नहीं, दो नहीं, कई सारी न्यूक्लियस इकट्ठी प्रेजेंट है. तो ऐसे स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को वोचेरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम कहेंगे सीनोसिटिक मास. What do we call it? This multinucleate protoplasmic structure, cenocytic mass. When it comes to the animals, the term changes to cinctial mass. If you remember the skeletal muscles of human beings, all of you Yes. remember, Syntium of nucleus. Yes. है ना, cinctium of nucleus. तो animals में इस term को हम कहते हैं cinctial mass, जबकि हम plants में इसे कहते हैं cenocytic mass. Are we clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Let's ma'am. come on to the shapes of the nucleus. अगर हम शेप की बात करें तो जनरली हम जब एक सेल बनाते हैं तो एक सेल में हम न्यूक्लियस का शेप जो है राउंड ओवल बनाते हैं. ठीक है, एक प्लांट सेल जो होता है उसमें तो ऐसा कोई खास डिस्कशन नहीं है, लेकिन जो सॉरी एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल जो है इसमें कई बार क्या होता है कि एक प्लांट सेल में वैक्यूल के बड़े होने की वजह से ये न्यूक्लियस कई बार एक तरफ धकिया दी जाती है, मतलब इसको एक धक्का सा मिलता है, पुश मिलता है बड़ी वैक्यूल से, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस इलिप्टिकल भी हो जाती है. राइट, अ बिट ऑफ इलिप्टिकल इन शेप. राइट, WBCs, that is white blood corpuscles present in our body, have multi-lobed nucleus. WBCs, leukocytes, have more than one lobe of nucleus. Right? Okay. लोब Yes, का ma'am. मतलब देखो कैसे है, जैसे ये है न्यूट्रोफिल, एक तरह के WBCs. तो इनमें लगभग इस तरह से 1 2 3 4
5, कई सारी लोब्ड न्यूक्लियस होती है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ WBC कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स. इनका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है हमारे बॉडी में. जितने WBCs में इनका मैक्सिमम नंबर होता है, लगभग 60 से 70% WBCs न्यूट्रोफिल्स है, जो कि मल्टी लोब्ड है. आर वी क्लियर? Yes, ma'am. Excuse me, Okay. ma'am. जी बेटा. Is the shape of the nucleus anyhow related to the function of that cell? देखो, शेप डेफिनेटली रिलेटेड तो होगा. व्हाट आई वुड से इज लाइक ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जैसे हम यहाँ पर बेसिक चैप्टर में उसको सीधे सीधे बता दे कि इतना अगर लोब है तो ऐसे फंक्शन होगा. लोब होने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि इट इज नॉट हैविंग दैट रेगुलर शेप ऑफ ओवल राउंड. ये जो ओवल राउंड शेप को जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे इट इज बीइंग कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेनियस वॉल्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इनका न्यूक्लियर Yes. मेम्ब्रेन और इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर पोर्स और इसमें डिफरेंस होता है. तो अनटिल अनलेस हमने एक सिंपल न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ा, ये मल्टी लोब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना डिफिकल्ट होता है. और इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि ज्यादा लोब्स होंगे तो ये होगा और कम लोब्स होंगे तो ये होगा. जैसे कि WBCs ही है, तो WBCs दो तरह के होते हैं. ठीक है कोशा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBCs. एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स. Yes, ma'am. याद है? और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना? तो ये जब मैं न्यूट्रोफिल की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? ग्रैन्युलोसाइट की, राइट? लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ए ग्रैन्युलोसाइट सच एज लिम्फोसाइट्स, डिड यू रिमेंबर दिस लिम्फोसाइट, मोनोसाइट? Yes, ma'am. तो ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है इनमें Yes, कोई ma'am. नहीं होता, राइट? राइट? अच्छा ये बताइए, इनमें से, इन दोनों में से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में से एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है क्लास? Lymphocytes. 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 Are directly related with the antibody production in our body. ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूट्रोफिल्स यहाँ बता एग्जांपल हमने दीजिए. ले रखा. Yes, हाँ, सन बोलो बेटा. न्यूट्रोफिल्स एक बार बता दीजिए. न्यूट्रोफिल. Yes, ma'am. अच्छा देखो, WBCs जो हैं हमारे बॉडी में, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, ये दो प्रकार के हैं. एक जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको बोलेंगे अपन ग्रैन्युलोसाइट्स. और दूसरे जो कि बिना ऐसे किसी ग्रैन्यूल के हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स. इनमें से ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. अभी Yes, जैसे ma'am. कि बात करी हमने ये कि जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो एकदम नीट एंड क्लीन स्मूथ होगा. जबकि ग्रैन्युलोसाइट में क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे. तो मैं तुम्हें इनका नाम बताऊं, जैसे एसिडोफिल, जैसे बेसोफिल, जैसे न्यूट्रोफिल. अब आया याद? याद आया? No, आसन. ma'am. एक्चुअली इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द चैप्टर, हम इसे अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो अगर आपको बेसिक बात समझ में आ गई कि WBCs जो हैं उनमें ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है उनके सिंपल ऐसे शेप होते हैं, जैसे कि ये मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट्स हो गए. बट जो बाकी ग्रैन्युलोसाइट है उनमें यहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक तरह का एक डिस्टिंक्शन होता है इन दोनों के भी. ठीक है? Yes, ma'am. अब हम आगे चलें अगर, तो यहाँ पर हम कुछ शेप्स देख रहे हैं, जैसे वॉटिसेला है. वॉटिसेला में देयर इज सी शेप ऑफ द न्यूक्लियस. पैरामीशियम में किडनी शेप्ड होते हैं न्यूक्लियस. वहीं डिस्क शेप पाए जाते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम अगले चैप्टर टिश्यू में पढ़ेंगे. एपिथेलियल सेल्स जैसे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो बाहर की तरफ जो टिश्यूज है उन्हें कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं, जैसे स्किन. तो वहां डिस्क शेप स्ट्रक्चर है. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की शेप में बहुत सी वेरिएशंस देखने को मिलती है. आर वी क्लियर विद दिस? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट अस कैरी विद. एक्चुअली इतना डिटेल में क्यों पढ़ना है हमें से, क्योंकि ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, साइज की बात करते हैं. ये बात मैं अब जब यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा पूछूंगी इसमें आप लोगों से. जैसे इफ यू रिमेम्बर, जब हमने सेल साइकिल और डिवीजन से स्टार्ट किया था क्लास 9, तो हमने बात करी थी न्यूक्लियस के साइज से क्या डिपेंड करता है. साइज वेरिएबल होता है. हाउएवर हर्टविग ने एक फॉर्मूला दिया, दिस इज NP. NP क्या है?
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या KI, आपको याद है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, रिमेंबर? याद आया? नहीं याद आया? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के रेशियो में कितना है। अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ गया ज्यादा, मान लो न्यूक्लियस का वॉल्यूम था पहले 50 और साइटोप्लाज्म का था 100, अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम मान लो बढ़ गया 70/100 हो गया, तो ये बता रहा है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है और इट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस टू सेल डिविजन। यानी जैसे जैसे ये NP बढ़ता है वैसे वैसे सेल इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड सेल डिविजन। ओके, Yes, ma'am. Yes. आया बात समझ में? Yes. अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहाँ पर मैं 3 बच्चों से ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इज द फंक्शन ऑफ सिंपल न्यूक्लियस। एकदम जनरली जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या फंक्शन है? प्रमेय, function of nucleus according to you, what is the function of the nucleus? हाँ बच्चे, प्रमेय। Ma'am, basically to direct the actions of the cell. Basically to direct all the actions of the cell, that means to say it controls various activities of the cells, that's what you mean? Yes, ma'am. Okay, Manish, Yes, ma'am. आपको क्या लगता है इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा elaborate करें, जैसे इसमें वेरियस एक्टिविटीज लिखा, तो कौन सी एक्टिविटीज है, क्या कंट्रोल करता है? Ma'am, transmission of the inheritance material. ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरिटेंस, दैट मींस टू से जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि हैमरलिंग जो है उन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस पास करता है, तो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। अच्छा, नाउ ओपन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, रेज योर हैंड हु वांटेड टू आंसर कि कोई और भी एक्टिविटी फंक्शन जो आपको लगता है। हाँ पर बोलो बेटा। Ma'am, synthesis of ribosomes. Synthesis of ribosomes, it also takes place here. Okay, fine. और कोई भी कुछ बताना चाहता है इसके अलावा? कोशा? Ma'am, it helps in cell division. It helps in cell division, बिल्कुल। सेल डिविजन का सेंटर है न्यूक्लियस, राइट? एनीवन एल्स? ऑलराइट, तो shall we continue now? Shall we continue? Yes, The next ma'am. slide. तो साइज के बाद में Yes. let us come on to the ultrastructure of the cell. And when it comes to the ultrastructure of the cell, we are talking about a very important term here again. क्योंकि जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम सेल डिवीजन की बात तो करते ही हैं, तो न्यूक्लियस के दौरान सेल डिवीजन की कुछ चीजें आएंगी। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस डाईफेजिक होती है। डाईफेजिक का मतलब है कि 2 फेजेस में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस। एक फेज होता है इंटरफेज। श्रेया, व्हाट इज इंटरफेज? Ma'am, when all the material in a cell doubles itself, Okay, it's so actually when the resting phase. it is the Resting phase. resting phase, मतलब for what it is resting phase? In what concern you are talking about interphase? Preparatory phase, right, Kosha? तो preparation किसकी हो रही है श्रेया? As Kosha has written, it is a For preparation division, for cell division. for cell division. तो इंटरफेस एक ऐसा फेज है जो डिवीजन फेज से पहले आता है। तो एक जो सेल है वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब वो ग्रो कर रहा है, मच्योर हो रहा है और अपने मटेरियल को डबल कर रहा है, तो प्रेपरेशन कर रहा है, तो इट इज अ प्रेपरेटरी फेज। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस अलग होगी और डिवीजन फेज में वो अलग होगी। इट विल बी having 2 different kinds of structure while undergoing these 2 phases. Are we clear, Lipi? Yes, ma'am. Okay, now when we talk about the nucleus, very basic interphasic nucleus, and we are talking about a structure which is very clear. तो अगर मैं यहाँ पर एक interphasic nucleus बनाऊं, तो interphasic nucleus जो होगी इसके पास में 2 membranes होंगी, जैसे यहाँ बनाए हम, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो ये रेड कलर से मैं यहाँ पर गैप्स बना रही हूँ। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज डबल मेम्ब्रेनियस, इट इज सराउंडेड बाय अ डबल वॉल called karyotheca. Karyotheca is not continuous. That means to say there are small interruptions in between these two layers, right? Okay. Yes. Yes. And this karyotheca, which is being interrupted at these places where it is being interrupted are called nuclear pores. What do we call them? Nuclear. Nuclear pores. 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 These nuclear pores are of great importance. See, one very important thing is like, ये जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस एक अलीन स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस अपना अलग रह रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियस को डेफिनेटली पूरे सेल से मतलब है, लेकिन न्यूक्लियस पूरी तरह से सबके लिए खुला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ ऑन दिस, सो हियर इट वेरी with utmost attention that अगर एक न्यूक्लियस जो है उसका फंक्शन जो हम देख रहे हैं, उसका फंक्शन ना तो पूरी तरह से सेल के बाकी चीजों से एलीन रहना है, ना ही सबके साथ घुलना मिलना है, तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनका नेचर कैसा होगा, या फिर ये न्यूक्लियर पोर्स क्या रेगुलेट कर रहे होंगे? व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग? For permeability. या Maybe for permeability. थोड़ा तेज बोल बच्चे। हाँ, For permeability. परमेएबिलिटी, ओके, डेफिनेटली। तो व्हाट आई एम आस्किंग इज लाइक, यहाँ पर लिपि जब हम बात करें एक स्ट्रक्चर की जो थोड़ा घुलना मिलना भी चाहता है लेकिन थोड़ा अलग भी रहना चाहता है, तो परमेबिलिटी कैसी होगी? Selectively. परमेबल, Selectively. सेलेक्टिव परमेबल, दैट्स इट। सो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये ऑक्टागोनल होते हैं अपने शेप में, एंड दे आर सेलेक्टिवली परमेएबल। That means to say they select substance of importance, and they selectively let them go in or out of the nucleus. Okay? Yes. Are So we ma'am, clear? the rest of the Right? nuclear जैसे membrane. अभी कुछ देर पहले मेरे ख्याल से मनीष ने, मुझे नहीं याद आ रहा किसने बताया था कि भाई न्यूक्लियस का फंक्शन है राइबोसोम बनाना। किसने बोला था? अरे किसने बोला था भाई? पर हाँ, पर yes पर ma'am. न्यूक्लियस का फंक्शन है राइबोसोम बनाना। अब राइबोसोम ma'am. बनाने के लिए आरएनए लगता है, प्रोटीन लगता है, पर वो राइबोसोम क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है? हाँ, पर Yes ma'am, what? राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है? Ma'am, nuclear plasm. I'm Sorry ma'am, cytoplasm. cytoplasm. Sorry ma'am. Cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये जो आरएनए बन रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है, ये न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा बाहर जाएगा या अंदर रहेगा? Ma'am, बाहर जाएगा. बाहर जाएगा। बाहर जाएगा ना? दिस इज Yes इट ना? ma'am. So this is what the selective permeability of the nuclear pores, which is allowing a particular substance to go out only when it is required, right? In this way, these nuclear pores are used by the nucleus. Now, when it comes to the inside of this nucleus, the inside of the nucleus of this interphasic nucleus contains a slightly acidophilic, that is acid-loving mass called nucleoplasm. This inside of the nuclear membrane is having again a part that is called nucleoplasm. So if you remember, nucleoplasm plus cytoplasm makes Protoplasm. Protoplasm. right, next protoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस है एवरीवन। आप लोगों ने क्योंकि सेल साइकिल डिवीजन पढ़ा है ना, ध्यान दो, क्योंकि ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस है तो इसमें होगा क्रोमेटिन। हाँ, Yes, ma'am. Yes ma'am. लेकिन अगर ये डिवीजन फेज की है तो इसमें क्या होगा क्रोमेटिन की जगह? Chromosomes. Chromosomes. राइट। क्रोमेटिन के अलावा नॉन क्रोमेटिन मटेरियल भी होगा, जैसे आरएनए, जैसे नॉन स्टोन प्रोटीन्स, है ना? यहाँ नॉन स्टोन प्रोटीन्स में लिखना भूल गई, नॉन स्टोन प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह, राइट? राइट ना? Yes, ma'am. Yes. So this is what is actually the difference between the two of them.
कि जो आपकी इंटरफेजिक न्यूक्लियस होगी वहां पर ये पतले पतले थ्रेड होंगे डीएनए और स्टोन के, जो कि हाईली कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन जाएंगे डिवीजन फेज की न्यूक्लियस में, राइट? Yes. आर बी क्लियर? हाँ गाइस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हम जब ये क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एग्जाम्स. लेट्स टेक इट लाइक दिस हियर. क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है उसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन. लेकिन उससे भी पहले कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ पड़ा है ना, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमेटिन कहाँ कहाँ है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन करा जाता है. इस केमिकल रिएक्शन में एक रीएजेंट यूज करा जाता है, इसे कहते हैं शिफ्स रीएजेंट. क्या कहते हैं? Schiff's reagent. शिफ्स Fifth reagent. हाँ, तो जो न्यूक्लियस है उसका जो मटेरियल है उसको हाइड्रोलिसिस, उसकी एक माइल्ड हाइड्रोलिसिस करके आप शिफ्स रीएजेंट के साथ उसको क्या कराते हो, रिएक्ट कर. तो जिस पार्ट का न्यूक्लियस में जिस पार्ट का कलर पिंक आएगा वहां पर क्रोमेटिन मटेरियल है, वहां पर क्रोमेटिन मटेरियल है, और जहां पर नहीं आएगा वहां पर नॉन क्रोमेटिन मटेरियल है. गॉट इट? अरे समझ आया बात, नहीं आया? फिर से बताएं. Yes, ma'am. Yes, ना, ma'am. कहने का मतलब ये Can you है explain कि जो again? फेलिजन रिएक्शन है इसके द्वारा हमें ये पता लग जाएगा कि क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ है. क्रोमेटिन मटेरियल जहां है वहां शिफ्स रिएजेंट के साथ एक पिंक कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. बहुत ही प्रिसाइज रिएक्शन होता है, जैसे कि स्टार्च के लिए आयोडीन रिएक्शन करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, ऐसे ही क्रोमेटिन मटेरियल के लिए फेलिजन रिएक्शन करते हैं. ओके, Yes, ma'am. Yes. right? Now when it comes to the chromatin material, this is again divided into two parts. The chromatin material which is found in the nucleus is again divided into two parts. These two parts are called chromatin and heterochromatin. Did you remember for the last class में भी, मेरे ख्याल से हमने last class में नहीं, class 8 में आपको बताया था. Did you remember that? याद है नहीं? क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन भूल गए? यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन. खैर चलिए देखते हैं. जब हम क्रोमेटिन मटेरियल की बात करते हैं जो पिंक कर रहा है, तो वो क्रोमेटिन मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है हेटेरोक्रोमेटिन जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस है, और दूसरा है क्रोमेटिन मटेरियल जो इतना डेंस नहीं है. तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन मटेरियल है ये डार्क पिंक कलर देगा, जबकि क्रोमेटिन मटेरियल लाइट पिंक कलर देगा. और एक और चीज, जो आपका यूक्रोमेटिन मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर, ये वो पार्ट है जहां पर एक्चुअली फंक्शन होता है, जहां पर एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, विच इज द एक्टिव प्रोटीन पार्ट. जबकि हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट है फंक्शनली इनएक्टिव, यानी यहाँ इनर्ट जीन्स होती हैं. द जीन्स आर इनएक्टिव. ओके, Yes, समझ ma'am. आया या नहीं आया बताओ? तो मैम फिर हेटेरोक्रोमेटिन का फंक्शन क्या हुआ? एक्चुअली हेटेरोक्रोमेटिन का फंक्शन मैं ऐसे नहीं आपको डायरेक्टली कह सकती कि भाई हेटेरोक्रोमेटिन है वो ये करता है. टू बी वेरी फ्रैंक, हेटेरोक्रोमेटिन का जो फंक्शन है पूरी तरह से नहीं मालूम है, लेकिन शायद ही हमारी जीनोम को कंजर्व करता है. सो वी आर नॉट नोन डायरेक्टली दैट व्हाट डज इट डू, बट देन नेचुरली हेटेरोक्रोमेटिन हैड अ बिगर फंक्शन व्हिच इज still not being very clearly visible to us, right? So heterochromatin is of importance, but directly what does it do, that we did not know. Okay, Okay, ma'am. right? Yes, ma'am. हेटेरोक्रोमेटिन को अलग से पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम क्रोमोमियर्स. क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स. Chromomeres. ये हाईली कंडेंस पोर्शन होते हैं क्रोमोसोम्स के, इन्हें कहते हैं क्रोमोमियर्स. और ये जो क्रोमोमियर्स है यहाँ पर इनएक्टिव जीन्स हैं. ये बात समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, पक्का? Everyone? All the new Yes. students as well? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Let's come on to the nuclear envelope wala part. This nuclear envelope, it is present in all the eukaryotic cells but absent in obviously the prokaryotic cell. Do you remember prokaryotic cell में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर वाला जो जहां पड़ा होता है. Nucleoid. 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 Yes, nucleoid, incipient nucleus.
तो जो आपका ये जो यूकेरियोटिक सेल में आपका मेम्ब्रेन होता है, हाँ, ये इसमें दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक पेरीन्यूक्लियर सब्सटेंस होता है जो लगभग 10 to 20 नैनोमीटर की चौड़ाई के बीच में होता है। केमिकल नेचर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है, लाइपोप्रोटीनेशियस होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। ओके, Yes, ma'am. ऑलराइट। और ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करी थी कि कंटिन्यूस नहीं होती, यहाँ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं which are not the freely communicating structures and allow only the selected molecules to pass through it. Are we clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great, fine. Let's come on to the very important part of it, that is called nucleolus. तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाऊं और इस न्यूक्लियस में मैं एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जहां पर कोई उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ना हो लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, तो मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोलस की। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोलस व्हिच वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। न्यूक्लियोलस एक बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम है आरएनए सिंथेसिस करना। आरएनए स्टैंड्स फॉर Ribonucleic acid. राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोलस है, अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई इंटरफेजिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस इज विजिबल only during interphase, but it got disappeared during division phase. You remember that? Nuclear membrane हम इंटरफेस में क्यों विजिबल होता है? जी बेटा, हम इंटरफेस में क्यों विजिबल होता है? देख, इंटरफेस में क्यों विजिबल होता है या क्यों विजिबल नहीं होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या कर रहा है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? आरएनए सिंथेसिस करना, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो इंटरफेस के समय विजिबल होता है, लेकिन जब डिवीजन फेज में ये एंटर करता है तो डिवीजन फेज में क्या हो रहा है? डिवीजन फेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है और कंडेंस होकर डिवाइड हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर उस सेल का सारा एसेंस है, न्यूक्लियस का सारा एसेंस है, जिसे कि स्पिंडल फाइबर पर अरेंज करा जाएगा। तो जो न्यूक्लियोलस का पार्ट है, जो न्यूक्लियोलस के पास है, वो भी क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, यानी क्रोमोसोम का ही हिस्सा बन जाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताती हूँ ये क्या होता है। तो this nucleolus get condensed to form a part of the chromosome as nucleolar organizer region भी कहते हैं, NOR कहते हैं exactly. It is called NOR. ये ह्यूमन बींग्स के लगभग 5 क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के तौर पर क्रोमोसोम में होता है। Did you remember that? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं क्रोमोसोम्स में? हेलो, ये क्या है बीच में जिससे जुड़े हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये हो गई प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, राइट। इसके अलावा जहां पर इसके अलावा जब आपका डिवीजन होता है तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी जगह जहां पर आपके NOR जैसे रीजन्स होते हैं। NOR क्या है? न्यूक्लियोलस जो है इस न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियोलस आके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई है और वो क्रोमोसोम के साथ ही डिवाइड होगी। जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएगा और टीलोफेज में पहुंचेगा तो फिर से न्यूक्लियोलस बनेगी, यानी ये नॉर वाला रीजन बाहर आ जाए। समझ गए? Yes. Right? So NOR is that region which is present in the secondary constriction other than the primary constriction, and it is responsible for RNA synthesis, ribosomal proteins और ribosomal RNA यहाँ बनते हैं। तो ये जो ribosomal RNA और proteins are responsible for the formation of ribosomes. They're responsible for the formation of ribosomes and formation of ribosomal RNA. So this plays a very, very important role. Nucleolus does play a very, very important role, right? Yes. Yes, ma'am. Clear हो गया ये वाला पार्ट बच्चे? हाँ, ma'am. Yes, ma'am.
होप आपको ये वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया है। तो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट जब आपको क्लियर हो गया है तो यहाँ हमारे पास में एक दो चीजें हैं, ये मुझे बस आपको बतानी है, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। क्या मैंने आपको क्रोमोसोम्स की शेप के बेस पर उन्हें डिवाइड करके बताया था सेल साइकिल और डिवीजन में? मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक वाला मेटासेंट्रिक सब तो मैम नहीं मेटासेंट्रिक बताया। नहीं बताया है? श्योर? ओ मैम, यस मैम, नहीं बताया। ठीक है, तो वो यहाँ करेंगे, वो रह गया। एक मिनट क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ लें, उसके बाद में बस ये वाला पार्ट और रह गया। क्रोमेटिन मटेरियल देखेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल में क्या है। अभी जैसे हमने कहा कि इंटरफेजिक न्यूक्लियस, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होगा और डिवीजन फेज होगा तो क्रोमोसोम होगा। ये बात सबको क्लियर है बच्चा? यस मैम। तो क्योंकि हमें पता है ये इस तरह से हो रहा है, ये क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना है हमें पता है, ये डीएनए का बना है, प्रोटीन्स का बना है। यस यस Yes, ma'am. right? And when it comes to DNA and proteins, then DNA specifically gives this reaction which is called Felogen reaction with the Schiff's reagent, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था, heterochromatin, euchromatin, remember that? Yes. So this ma'am. chromatin ma'am. material specifically gives this Felogen reaction. Yes? हाँ बच्चे बोलो। यस मैम। ओके, क्रोमेटिन किस तरह का दिखता है? ये एक विस्कस जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा एक प्रिसाइज रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, राइट? यानी कि सब में एक जैसे नहीं होते, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग रेशियो होता है, राइट? और ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम्स। क्या कहते हैं इन्हें? न्यूक्लियोसोम्स। गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए, याद आ रहा है न्यूक्लियोसोम? तो मैम बताओ। न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर होता है। हाँ कोशा बोलो बेटा। मैम न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रोमेटिन मटेरियल। देखो अभी पहले मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, तुम लोग भूल रहे हो शायद कुछ चीजें। डिड यू रिमेम्बर हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में प्रेजेंट होता है। यस मैम। ये हिस्टोन ऑक्टामर के 4 आगे 4 पीछे और इनके चारों तरफ क्या है? अगर मैं ये ब्लैक कलर से बनाऊं, ये क्या है चारों तरफ से ये जो वाइंड कर रहा है? डीएनए। Yes, ma'am. ये रहा डीएनए और रेड कलर से क्या है? Histone हिस्टोन protein. प्रोटीन। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम। Nucleosomes. सीडेड स्ट्रक्चर होता है नहीं होता है, राइट? यस और मैम। यही न्यूक्लियोसोम जो है, बीड्स जो है, इकट्ठा होके इसको क्या कर रहे हैं? इस क्रोमेटिन मटेरियल को वाइंडिंग कर रहे हैं और जबरदस्त वाइंडिंग के बाद एक क्रोमोसोम बनता है, राइट? यही होता है नहीं होता है? यस मैम। आ गया ध्यान में? यस मैम, आ गया। ओके, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा, आप लोग कह रहे थे ना ये वाला शेप्स ऑफ क्रोमोसोम वाला, ये मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ, राइट? हाँ, सो हम जब इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन मटेरियल की, और कब Yes. बनते हैं? जब डिवीजन फेज में एंटर कर जाता है सेल। तो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये हैं 4। अगर बिल्कुल बीचों बीच प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये रहा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से निकली इसकी 2 आर्म्स बराबर हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? वी शेप। मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। शेप हो गई वी शेप, मेटासेंट्रिक। दूसरी की बात करते हैं, दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में ये रहा सेंट्रोमियर, और ये सेंट्रोमियर से एक जो आर्म है यानी खिसक गया है, तो एक आर्म जो है वो थोड़ी लंबी है और एक आर्म जो है इसकी तुलना में थोड़ी छोटी है। ये शेप हो गया एल शेप। ओके, इस शेप को कहेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। तो ये वाला हो गया मेटासेंट्रिक, और जब ये सेंट्रोमियर खिसक के थोड़ा नीचे आ गया तो ये बन गया सब मेटासेंट्रिक। ठीक है? Yes, ma'am. अब इसे और थोड़ा खिसका दो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और खिसका देते हैं, तो ये आ गया लगभग टिप के पास। जब ये टिप के पास आ गया तो अब जो दूसरी आर्म है वो काफी छोटी हो गई एज कंपेयर टू द लॉन्ग आर्म, और इस केस में हम इसे कहते हैं जे शेप। एक्चुअली ये ऐसे दिखता है, दिखता थोड़ा जे शेप में है, ये आई नहीं दिखता है, दिखता है ऐसे है जे शेप में, ये होती है जे शेप।
इसे क्या कहते हैं बताओ? सब टेलोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक है। टेलोसेंट्रिक कब होगा? जब बिल्कुल टिप पे आ जाएगा। जब टिप पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। ये रहा टीलोसेंट्रिक, मतलब टिप पर आ गया बिल्कुल। आई शेप कहते हैं इसको। ये ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, ओके। यस मैम। तो सेंट्रोमियर कहाँ है? टर्मिनल है। सेंट्रोमियर इज टर्मिनल हियर, आई शेप। दिस इज आई शेप। क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए और बताइएगा मुझे। मैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनली लिख रही हूँ, आप बताएंगे मुझे इनमें से कितने ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। कितने ऑर्गेनलीज इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है? राघव, राघव। यस मैम। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चे इनमें से कितने ऑर्गेनली काउंट करके बताओ मुझे प्रेजेंट है? ठीक है कोशा। हाँ राघव, ER होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? नो मैम। गोल्जी होता है? यस मैम। ER होता है? नहीं, गोल्जी होता है। हाँ, सोच तो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाए थे ना हम, तो ये लिंक नहीं होते हैं? यस मैम होते हैं। तो ER नहीं होगा, गोल्जी होगा। ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब कनेक्टेड है। इनमें से कोई भी होगा? नो मैम। नो मैम, नहीं एक भी होगा। नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं होता है। नो मैम, नहीं होता। तो 0 हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, एक और क्वेश्चन है छोटा सा। ओमनिस सेल्युले ई सेल्युले, इसका क्या मतलब है? श्रेया, ओमनिस सेल्युले ई सेल्युले का मतलब है क्या? नंबर 1, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। ओके। परिधि, सेकंड, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Yes, ma'am. ओमनिस सेल्युले ई सेल्युले का मतलब है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Yes, ma'am. Yes. Skand, what does it mean? Ma'am, omnicellular, acellular. Yes, Ma'am, that all cell arises from pre-existing cell. that's it. All cells arises from pre-existing Pre-existing cells. Pre-existing cells. Huh? Okay. Third question 2. Posha, Yes, ma'am. the question is that the site of respiration in bacteria, the site of respiration in bacteria is Mesosomes. mesosome, right? All right, that was all for today. And what I'm going to do is like I'm going to send some of the questions to the group itself, right? आप लोग सभी लोग ग्रुप पर हैं, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप पर नहीं है आप लोग? If there is anyone who is not in the group, kindly write in the chat box